जनक स्थिति इस वक्त नेपाल में बनी हुई। युवा विद्रोहियों के गुस्से की आंच में पूरा नेपाल जल उठा है। लेकिन एक दुखद खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, बीते दिन तक हमने आपको बताया था कि जो आंदोलनकारी थे उनमें से 22 लोगों की लगभग जान चली गई थी। आज सुबह का आंकड़ा मिला ले, इधर गंभीर चोट की वजह से राजलक्ष्मी की जान गई है बताया जा रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किस तरह से आंदोलनकारी तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, दिग्गजों के घर पर टूट पड़े, उन पर हमला बोल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने, जो अभी तक मिली जानकारी है उसके मुताबिक, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत की खबर आ रही है। पूर्व पीएम झालानाथ के घर में आग लगा दी गई थी और पत्नी की मौत इसकी वजह से बताई जा रही है। जो स्थिति नेपाल में इस वक्त बनी हुई है वो कितनी गंभीर है, इस खबर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ आंदोलनकारी हैं जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर पुलिस ने उन पर इतना आक्रामक तरीके से कल कार्रवाई क्यों की। बीते दिन तक 18 लोगों की जान गई थी आंदोलनकारियों की, और आज सुबह होते होते लास्ट मिली जानकारी के मुताबिक 22 जो प्रदर्शनकारी थे उनकी जान गई है। और अब इधर से खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर में आग लगाई गई थी, जिस आग में आरोपों के मुताबिक उनकी पत्नी की मौत की खबर बताई जा रही है। ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम आपको ब्लर करके ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की कथित तौर पर, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें आरोप यह है कि उन्होंने बुरी तरह से पीटा, घर में आग लगाई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। बीते दिन से ही पूरे नेपाल में ये डे 2 है जेन-ज़ी के इस आंदोलन का। 18 से 28 साल के युवा जो नेपाल के कोने कोने में इस वक्त आंदोलनकारी होकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हैं, वो सरकार के भ्रष्टाचार पर, सरकार पर चोट कर रहे हैं। और साफ साफ उनका कहना था #नेपो किड्स, यानी जो नेताओं के, वीवीआईपीज के बेटे हैं और उनको मिल रही सहूलियतें, पैसा और जो जिंदगी मिल रही है वो आम आदमी। बीते दिन जेन-ज़ी की तरफ से तमाम लोग उतरे थे और आज तो आम नेपाली, जो आम लोग हैं वो भी सड़कों पर निकले हैं। युवा विद्रोहियों के गुस्से की आंच में पूरा नेपाल जल रहा है। गृह युद्ध के हालात के बीच रामचंद्र पौडेल जो है राष्ट्रपति, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है अभी भी, लेकिन ये आग बुझ नहीं रही है। कुछ देर पहले से मिली जानकारी के मुताबिक झालानाथ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर आ रही है। उनके घर को आग के हवाले आरोपों के मुताबिक कर दिया गया। ओली को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ओली के दुबई निकल जाने की तैयारियों की अटकलें भी आज सुबह से लगाई जा रही हैं। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के लगभग हर बड़े शहर में आज नेताओं के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। आज ये भी आंदोलनकारियों का कहना है कि न सिर्फ हम प्रधानमंत्री बल्कि जो नेपो किड्स हैं, यानी जितने भी नेताओं के, वीवीआईपीज के बच्चे हैं और जो सहूलियतें उनको मिल रही है, जो फायदा सिस्टम का वो उठा रहे हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार नेपाल में फैला हुआ है, उसके खिलाफ आज वो सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये संसद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ड्रोन विजुअल्स है इस वक्त जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी इमारतें आग के हवाले कर दी गई हैं। रामचंद्र पौडेल और केपी शर्मा ओली ने के जो निजी घर थे, उन घरों समेत कई नेताओं के घरों तक आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों के हंगामे में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री आजू देउबा दोनों घायल हुए बताए जा रहे हैं। उनके घायल होने की भी तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो दो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हो रही हैं। शेर बहादुर देउबा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री आरजू देउबा, उनकी देखिए आज क्या हालत हुई है। एक बार इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि घरों तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। जबरदस्त गुस्सा और उबाल है। और बीते दिन जब 18 ऐसे युवाओं की, छात्रों की हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बवाल और भी बढ़ता चला गया।
नेपाल आज सुबह जब जागा तो फिर से एक नया उबाल था। आंदोलनकारी सड़कों पर थे। उन्होंने सीधा इस बार नेताओं को टारगेट किया, उनके घरों तक, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, हर जगह वो पहुंचे और आग के हवाले सब कुछ कर दिया है। धधकता हुआ नेपाल और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर नेपाल में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। नेपाल की सेना और प्रशासन की शांति की अपील भी बेअसर दिख रही है, क्योंकि सेना की तरफ से बाकायदा ये गुजारिश की गई कि भाई अब तो वहां पर प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, अब शांति बहाली हो। लेकिन आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई के मूड में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और सवाल यह है कि अब नेपाल में आगे क्या होगा। युवा विद्रोहियों के कैंप से काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, एक बार बालेंद्र शाह की तस्वीर दिखा दीजिए। बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने जैसी मांगे उठ रही हैं और ये तस्वीर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। बालेंद्र शाह कौन है और आखिर ये युवा आंदोलनकारी उनको क्यों बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सब हम आपको बताएंगे। सवाल यह है कि नेपाल के आउट ऑफ कंट्रोल हालात पर भारत की चिंता कितनी बड़ी है। आज की हम बहस शुरू करें उससे पहले नेपाल में क्या हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ आगजनी, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ हद से बाहर हालात, तांडव के साथ लूट भी। हर तरफ गुस्साए युवा प्रदर्शनकारियों का कब्जा। जेन जी के नाम पर नेपाल में अचानक गुस्से का ऐसा ज्वालामुखी फूटा कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया बैन पर भड़के युवाओं के प्रदर्शन के दूसरे दिन केपी शर्मा ओली इस्तीफा देते उसके पहले जो तांडव हुआ उसमें नेपाल के सिस्टम की चूल्हे हिल गई। ये नेपाल का राष्ट्रपति भवन है जहां आग लगा दी गई है। राष्ट्रपति के घर शीतल निवास में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। इसके पहले नेपाल की संसद का यही हश्र हुआ। यही वो संसद की इमारत है जिसे आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारी जब संसद परिसर तक पहुंचे तो उन्हें नियंत्रण में करने के लिए मानो कोई मौजूद नहीं था। यही हाल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की बिल्डिंग का हुआ। सिर्फ राजधानी काठमांडू ही नहीं, नेपाल के शहर शहर प्रदर्शनकारियों के गुस्से का ऐसा शिकार हुए कि कहीं सुरक्षा का नामो निशान तक नहीं बचा। केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बने हुए थे तभी भक्तपुर के बालकोट में उनके निजी आवास तक तोड़फोड़ हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास तक भी भीड़ ने पहुंचकर तोड़फोड़ की। शहर शहर आक्रोश ऐसा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का घर हो या पुष्प कमल दहल प्रचंड का घर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का दफ्तर हो या नेपाली कांग्रेस का दफ्तर हो, साथ ही कई मंत्रियों सांसदों के घर दफ्तर, सब जगह प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी में शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री आरजू देउबा घायल हुई हैं। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा। ये गौशाला का इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय पहले वो इकट्ठा हुए, जो ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलमेंट है उसको तोड़ा, टायर्स को आग लगा और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। लगातार हम जब इस इलाके में थे तो हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, टीयर गैस शेल चल रहा था। कल 19 आदमी के स्टूडेंट का मौत हो गया ना जी, इसके बाद में शांतिपूर्ण आंदोलन हो ही नहीं सकता। We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. नेपाल में स्थिति अभी नियंत्रण के बाहर है। हालांकि प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद एक असाधारण अपील नेपाली सेना और प्रशासन की ओर से हुई। प्रदर्शनकारियों के नाम एक चिट्ठी जारी करके कहा गया है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अब शांति बरतनी चाहिए। इस चिट्ठी पर नेपाल के मुख्य सचिव एक नारायण आर्याल, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल और गृह सचिव गोकरमणि दुवाड़ी समेत सेना, पुलिस और प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि अभी इस अपील का कोई खास असर होता नहीं दिखा है।
इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। क्या वहां कोई वैकल्पिक सरकार बनेगी या फिर वहां सेना अपने हाथ में सत्ता को नियंत्रण में लेगी। इस बीच प्रदर्शनकारी युवाओं के कैंप से अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर बालेंद्र शाह का नाम सामने आया है। बालेंद्र शाह अभी काठमांडू के मेयर हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने जेन जी के आंदोलन को समर्थन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नेपाल के कोने कोने में इस वक्त कई जगहों पर यह हिंसा भड़क रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, दो सहयोगी इस वक्त पंकज दास हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हैं। आशीष, आपके पीछे, आप इस वक्त बीरगंज से मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं बहुत ही चिंताजनक है। कि ये लुम्बिनी जो प्रदेश है उसके मैं वीपी जो नगर है वहां पर हूँ और यहाँ के हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, उसको आग के हवाले कर दिया गया और अभी भी ये पूरी तरीके से आग भड़क रही है। और हाथों में देखिए अभी भी जो हथियार हैं, हाथों में अभी भी देखिए हथियार है, दरवाजा खोलने की बात कह रहे हैं। और साफ तौर से ये सभी आग अभी भी भड़की हुई है। ये पूरी तरीके से अभी भी प्रदर्शनकारी पूरे जो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है इसको आग के हवाले कर रहे हैं। आप देखिए लाइव हम तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है उसको ही आग के हवाले कर दिया। नाराजगी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नाराजगी यहाँ के जो सिस्टम है उसके खिलाफ है। उसी को लेकर ये पूरा एक नगर निगम का एक बड़ा ऑफिस है इसका सरकारी, और इन सभी कागजात को आग के हवाले किया गया। साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी अभी भी हाथों में उनके हथियार के साथ साथ वो हर चीज मौजूद है और उसको आग के हवाले कर रहे हैं। चारों तरफ प्रदर्शनकारी मौजूद है और ये प्रदर्शनकारी आप देखिए किस तरीके से जो है, आप तस्वीरों में देखिए कि अभी भी वो प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी इसी तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जब होली की तस्वीर हाथों में मिल जाती है तो उस तस्वीर पर भी अटैक करने लगते हैं, मारने लगते हैं। हाथों में आप देखेंगे तो देखिए आग किस तरीके से इस ऑफिस को पूरी तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है। लगातार हाथों में जो डंडे हैं, लगातार हाथों में ये बड़े बड़े ये प्रदर्शनकारी दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही होली का इस्तीफा हो जाए लेकिन इसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से इस ऑफिस को जो बहुत कह सकते हैं कि बड़ी जगह पर बना हुआ है, एक पॉश इलाके में नेपाल के हैं और इस पूरे को चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी ये देखिए आग के हवाले किस कदर इसको कर रहे हैं। इस पूरे ऑफिस को यानी कि जो पूरा ये कार्यालय सरकार का जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इन चीजों को आप देखिए, गुस्सा देखिए किस कदर गुस्सा है ये, और जो ये दिखाता है कि किस कदर सरकार के प्रति यहाँ की गुस्सा और नाराजगी है लोगों में, जो महिलाएं हो या पुरुष सभी के हाथों में डंडे आप देख सकते हैं मौजूद है और ये सभी पूरी तरीके से इस प्रदर्शन में शामिल है और एक बड़ा प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस यहाँ पर नहीं मौजूद है, ना ही रोकने की कोई कोशिश भी, क्योंकि पुलिस को यहाँ से हटा दिया गया है। आशीष, नेपालगंज की लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी इस वक्त हो रही है। एक बार कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कि आखिर वो चाहते क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा और यहाँ पे बहुत से जो यूथ है, जिसकी यूथ को ही पूरा ये आप बताइए, आप लोगों ने ये किया, क्या चाहते हैं आप लोग आके? यही चाहते कि राजा आ जाए, ये देश बिगड़ गया, बिगड़ चुका था एकदम। क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल देखिए, अंजना कह रहे हैं कि राजा का शासन चाहिए, जिस सरकार ने इस्तीफा दे दिया उससे हम खुश नहीं है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा लगातार, क्योंकि भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कई अरबों करोड़ों का जो भ्रष्टाचार है वो है। उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस कदर बताइए, क्या बोलते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए बहुत से अभी जो प्रदर्शन यहाँ पर मौजूद है, अभी भी देखिए आग की जो आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर ये आग के हवाले अभी भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस को हाथों में डंडे और ये सब चीजें आप देखिए कि लगातार जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा ऑफिस है ये लुम्बिनी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसको पूरी तरीके से आग के हवाले किया। जो पीछे की बिल्डिंग पूरी तरीके से खाक कर दी गई है, जो दोपहर से ही जल रही थी और अभी भी वही शोर, वही गूंज, वही तेज चिल्लाहट, वही गुस्सा। अगर एक तस्वीर भी होली के हाथ में लग जाती है प्रधानमंत्री के, तो उसको इस तरीके से चीर फाड़ रहे हैं जैसे कि इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हो। और अभी भी अगर आप पीछे आप देखेंगे पूरा
किस कदर ये जल रहा है। पूरा नेपाल यही चीख रहा है, चिल्ला रहा है इस तरीके से कि यहाँ इस स्पीकर से भी कुछ नहीं है। हाथों में अभी भी कटार देख सकते हैं, हाथों में जिस तरीके से डंडे, हर वो हथियार मौजूद है यहाँ पर उनके साथ में। ये कहीं ना कहीं दिखाता है गुस्सा लोगों का जो है अपने अंदर, इस कदर वो गुस्से में है। और फिर चाहे कोई महिला, ये पूरा आप देखिए वो बिल्डिंग पूरी किस तरीके से अंदर जो जल रही है। उस बिल्डिंग में अंदर से तो आग लगा दी गई है, पूरी जो सरकारी बिल्डिंग थी उसको अंदर से आग लगाई गई है। पूरा देखिए आप किस तरीके से अंदर, पूरी तरीके से ये देखिए आप किस कदर ये लपटें उठ रही हैं, जो ये दिखाती है कि कितना गुस्सा नेपाल के अंदर भरा हुआ है। और यही वजह है कि आप इस पूरी भटकती हुई बिल्डिंग को देख सकती हैं कि किस कदर ये अभी भी प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेपालगंज का महानगर पालिका है, अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो ये नेपालगंज का मुख्य महानगर पालिका है और इसी को पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया है। इसमें से चाहे कोई भी फाइल हो, सामान हो, सभी चीज को अभी भी आप प्रदर्शन पूरी तरीके से जारी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस वजह से हमने जब भी पूछा कि क्या अब वो शांति चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, वो रास्ता चाहते हैं। और ये आवाजें जो आप सुन रहे होंगी ये दिखाती है कि खबर अभी बिल्कुल गुस्सा उनका जो है वो पूरी तरीके से निकल रहा है। और पूरे नेपाल में इसी तरीके की हिंसा लगातार जारी है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आज तक पे दिखा रहे हैं आपको, जो यहाँ प्रदर्शन के बीच में पहुंचकर आपको अच्छी तस्वीरें दे रहा है इन प्रदर्शनकारियों के बीच में, जहां पर सिर्फ आग की लपटें हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में एम्बुलेंस है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच। तो नेपालगंज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी की, जो इस वक्त नेपालगंज महानगर पालिका के दफ्तर में इस वक्त आग लोग वहां पर प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं। कमोबेश कई नेपाल के हिस्सों में यही खबर है। और इस वक्त जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें, क्योंकि शहर शहर अब नेपाल में यह हंगामा बहुत तेजी से आग ये फैल चुकी है। हर जगह लोग ओली सरकार के खिलाफ है। हालांकि केपीएस ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा निकल रहा है। ये नेपो किड्स, उनका ये कहना है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से वहां पर नेताओं ने अपने बच्चों को फायदा पहुंचाया है, उनकी तो तरक्की खूब हुई, आम नेपाल के लोगों की नहीं हुई, इन युवाओं की नहीं हुई। जेनजी आंदोलन से जो शुरू हुआ था बीते दिन, वो आज एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। और पूरे नेपाल में अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो इस सोशल मीडिया कैंपेन से शुरू हुई ये आग अब पूरे नेपाल में फैल गई है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां पर सबसे पहले संसद भवन की तस्वीरें देखिए। बारिश भी कई जगहों पर हो रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद लोग अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले नेपाली संसद को फूंक डाला गया। प्रदर्शनकारियों का पूर्ण कब्जा संसद पर वहां पर हो चुका है। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये संसद भवन की तस्वीर है नेपाल की, जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया है आंदोलनकारियों ने। राष्ट्रपति भवन, जिसे पूरी तरह से आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। एक एक करके जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सब के घरों तक आंदोलनकारी पहुंचे हैं। और स्थिति यह है कि आप देख ही रहे हैं, झालानाथ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नी, बताया गया है आरोपों के मुताबिक, जब उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की उसमें मृत्यु हो गई है। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर पर ये हुआ है। और ये घर आप देख रहे हैं, इसी घर में बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी मौजूद थे। और ये तस्वीरें उनकी पत्नी की हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति ये बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 22 प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिनकी अब तक मृत्यु हो चुकी है। आंदोलनकारी बच्चों का गुस्सा रुक नहीं रहा है। युवा भी हैं इसमें, 18 से 28 साल के लोग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हर उम्र का तबका का जो लोग थे, वो सभी के सभी आज नेपाल की सड़कों पर निकले। जहां पर जो स्थिति है सरकारी दफ्तरों पर, महानगर पालिकाओं पर, बड़े बड़े जो दफ्तर है सरकारी, उन सब पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त काठमांडू से हैं। पंकज, क्या स्थिति है? क्या वहां पर लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या वहां पर भी इस वक्त भी आंदोलन चल रहा है? क्या हो रहा है?
शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जैसे ही कोई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ता है हमें फौरन बताइएगा। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम रिपोर्टर्स के पास जाएं, आप दोनों से अशोक जी कैसे देख रहे हैं आप स्थिति को? एक बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ, किस तरह की सतर्कता की इस वक्त जरूरत है और ये चिंताजनक स्थिति कहां पर जहां तक कर रुकती हुई आपको दिखाई दे रही है अशोक जी? जी बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो बिल्कुल ही $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो ये चिंताजनक स्थिति कहाँ पर जाकर रुकेगी, वहाँ पर कैसे शांति स्थापित होगी। मेरे ख्याल से ये भारत के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, और वहाँ के लोगों के लिए भी यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो कैसे वहाँ पर शांति और स्थिरता रह जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई अभी सेंटर ऑफ अथॉरिटी नहीं बना है। अब वो ठीक है, हम जेन ज़ी कहते हैं, जो वो युवा वर्ग है, परंतु उनका कोई ऐसा यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है अंजना, जो कि ये डिसीजन ले सके, जो हम अगर वो कोई आदेश देते हैं या कोई अपील करते हैं तो ये सभी जो युवा लोग हैं ये मान जाएंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। हमने देखा है जो अभी भलेन शाह ने यही कहा है, वो उनके लीडर के तौर पर उभरे हैं, वो भी एक युवा नेता है, वहां पर काठमांडू के मेयर हैं, और उन्होंने ये अपील की है। परंतु ऐसा लगता है जो रोष, आक्रोश, गुस्सा जो इन लोगों में है, जो युवा वर्ग में है, उससे वो अपने को बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया है, जो चाहे वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री हो शेर बहादुर देउबा हो, या वहां के वित्त मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, या पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल हो, उनको कैसे उन्होंने मारा है, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा अमानवीय सा लगता है। परंतु उनमें आक्रोश है, जो भी गवर्नमेंट के, जो उनके पास भी शक्ति थी, तो उनके विरुद्ध उनके बीच में बहुत गुस्सा है। इसीलिए जो आपने बताया अंजना, अभी जो नेपो किड्स, जो बच्चे हैं, जो परिवार है इन सभी नेताओं के, वो तो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, परंतु आम आदमियों के लिए ये नहीं होता था। देखिए अब 17 साल हो गए हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। कम से कम ये वाला पीरियड डेमोक्रेसी का तो हम ये कह सकते हैं इट इज बीन अ बिग फेलियर, क्योंकि इसमें 17 साल में करीब 13 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री की मियाद वहां पर अंजना 1 साल से थोड़ी सी ऊपर रही है, ज्यादा नहीं रही है। तो मतलब जब राजा ज्ञानेंद्र का वहां पर शासन खत्म हुआ, उसके बाद से ही आप देखिए, कहने को लोकतंत्र था, लेकिन लोगों का गुस्सा भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ इतना था। वाम शासन वहां पर लंबे वक्त तक रहा, और पिछली बार जो सरकार वहां पर बनी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वहां पर जो स्थिति बनी, आप सोचिए कि नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के यूएमएल के केपी शर्मा ओली, जिनके पास 77 सीटें कुल आई थी, मिलके 4 पार्टियों ने वहां पर सरकार बनाई। और जो स्थिति है, जो इंस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, जो भ्रष्टाचार का आरोप जनता की तरफ से लगता है, वो कहीं नहीं थमा। और यही वजह है कि आज भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। जनरल कुलकर्णी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स सर आपसे, जो स्थिति बन रही है उसको भारत कैसे देखे? अंजना जी, सिविल वॉर की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जैसे बिल्कुल ठीक था, पिछले 17 साल में 13 सरकारें गिरी हैं, और जिस प्रकार से लगातार वहां पर कहीं ना कहीं उनके पड़ोसी देशों का भी उसमें दखल अंदाजी रही है। उस दखल अंदाजी के कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बरखिलाफ इन्होंने ही बीच में अभी मार्च 2025 में जिस प्रकार से राजा ज्ञानेंद्र को लेकर के फिर से एक तरह के हिंदू किंगडम और राजा ज्ञानेंद्र को लाने की बात की। भालेंद्र जो है, जो एक रैपर है, सिविल इंजीनियर है, जो कि वो खुद कहते हैं कि मैं 28 साल से बड़ा हूँ, मेयर है, 60,000 वोट से ज्यादा जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर लग रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो नई पीढ़ी के ये जो नए लोग हैं, राजा तो चले गए, तो राजा शाही जो बच्चों ने ली है, ये लीडरों के जो बच्चे हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचार, जिनके कारण बेरोजगार, जिनके कारण गरीबी और सब दिखता है। छोटा सा देश है, सब देख पाते हैं कि वो जब ये जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं ये किस प्रकार से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और बाकी जो आम आदमी है वो कैसे रह रहे हैं। तो एक तरीके से लोकतंत्र तो है, तो उस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। जो चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो कहते हैं कि जो लोन जो उसको ग्रांट पे कन्वर्ट कीजिए। आप देखिएगा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो भी जो संभाल नहीं पा रहे हैं। आप किसी वक्त काठमांडू चले जाइएगा, आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सा देश का किधर किसका क्या क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये जो चीजें आज नेपाल में नजर आ रही है, और प्लस यूएसए का भी एक तरीके से अपना प्रभाव उधर है,
तो वो कईयों का मानना है ये आपसे जनरल कुलकर्णी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां के युवा कह रहे हैं कि देखिए ये सोशल मीडिया, वेबसाइट और एप्स बंद होने से हमारा गुस्सा नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा गुस्सा है। कई लोग अटकलें तरह तरह की निकाल रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, जैसा बांग्लादेश में था, जैसे कई जगहों पर अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं। आपको क्या दिख रहा है? कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश या उकसाने वाली बात, कुछ ऐसा जो आप इसमें समझ पा रहे हो जल्दी से? ये बिल्कुल, आप देखिएगा इजिप्ट में क्या हुआ, आप देखिए ईरान में क्या हुआ, आप देखिएगा हांगकांग में क्या हुआ, आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। ये सब चीजें बाहर के जो है वो पसंद नहीं करते। ये कहीं ना कहीं सब कोई चाहता है कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट रहे किसी भी देश में, और जहाँ पे 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहता है, वो जो देश है चाहे वो कितना भी बड़ा लोकतंत्र क्यों ना हो, वो चाहता है उसको उथल पुथल करने के लिए। और वो उथल पुथल अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार में बहुत कम लोगों को उसका फायदा हो रहा है। तो ये नॉर्मल। इस बीच ये झापा में प्रधानमंत्री आवास है केपीएस ओली का, जिस घर को आग के हवाले कर दिया गया है, नेताओं के घर हम दिखा रहे हैं आपको। और ये अलग अलग जगहों पर आज दिन भर क्या हुआ है हम आपको बताना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन में आग लगाई गई है, संसद भवन में आग लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट इमारत में आग लगा दी गई है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा से मारपीट, उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू से मारपीट, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ऊर्जा मंत्री का। इस बीच आपको बता दें नेपाली सेना चीफ का थोड़ी ही देर में संबोधन होने वाला है, और वो देश को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी। राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र जो वहां पर सेना प्रमुख है, प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करेंगे। पहले एक चिट्ठी के जरिए अपील की गई है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हो रहा है। इस बीच सेना चीफ थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगे नेपाल की जनता को। वो क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो केपीएस ओली का जो झापा में घर था, उस घर को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन आज पूरे दिन के घटनाक्रम को समझिए, क्योंकि हालत ऐसी है कि मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में पहले आग लगाई गई, संसद भवन में वहां पर आग लगा दी गई है, आग के हवाले पूरा संसद भवन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो तीसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आप सोचिए आग लगा दी गई। लोगों का गुस्सा, और ये लोगों का हुजूम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मामूली गुस्सा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा से मारपीट हुई है। इसी के साथ साथ उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू से भी मारपीट वहां पर हुई है। पर आशीष हमारे सहयोगी जरा मौके पर मौजूद है इस वक्त। आशीष, क्या हो रहा है? आप दिखा रहे थे नेपालगंज महानगर पालिका में पूरे दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है। बिल्कुल अंजना, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो एक नहीं चारों तरफ आग ही आग आप पाएंगे, क्योंकि ये जो दफ्तर है इसके अलावा पूरी सड़क पर भी पूरी तरीके से आग लगाई गई है। और ये चारों तरफ जो धुएं के गुब्बार और आग देख रही होंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें थी, उनमें आग के हवाले कर दिया गया है। और ये अभी भी आग जल रही है, आप देखिए किस कदर। और ये सिर्फ गुस्सा है उन लोगों का जो सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी को लेकर ये पूरे नगर निगम का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा ऑफिस था उसको आग के हवाले किया गया है। और हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा और यूथ प्रदर्शनकारी मौजूद थे। और अभी भी बाहर का जो एरिया अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। और इसको कभी भी लगातार लोग रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये तस्वीरें बयां करती हैं किस कदर यहाँ पर ये वो हुई। आप देखिए कि किस कदर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, रिक्शे थे, कुर्सियां थी, यानी कि यहाँ की जो बेंच बैठने थी पब्लिक की, सिलेंडर थे, सभी को आग के हवाले किया गया है। और ये अभी भी जो आग लगी है और लगातार उसको बिल्कुल रुक नहीं रहे। ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफे के बाद भी वो सिर्फ राजा को चाहते हैं, यही वजह है कि वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे आप लोग अभी भी, अब तो इस्तीफा हो गया, किस वजह से अब कर रहे हैं प्रदर्शन? सिग्नल वहां पर कमजोर है फिलहाल और बार बार कट जा रहा है कनेक्शन। लेकिन ये स्थिति आप नेपाल की इस वक्त देख रहे हैं। ये नेपालगंज की तस्वीरें, अलग अलग जगहों की, काठमांडू की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से पूरी जो तस्वीर है आज की आपको दिखाते हैं। 2-3 बड़ी बातें इसमें हैं जो आपको जानना चाहिए। बालेंद्र शाह, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जिसका नाम जेनजी की तरफ से सोशल मीडिया पर आगे किया जा रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, काठमांडू के ये मेयर है। बालेंद्र शाह की भी तस्वीर इसके साथ दिखा दीजिए। काठमांडू के मेयर हैं, जेनजी आंदोलन के ये समर्थक हैं। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि काफी हद तक ये बहुत सक्रिय रहे इस आंदोलन के दौरान। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और रैपर रहे हैं ये। 2022 में निर्दलीय मेयर बनकर इन्होंने इतिहास रचा था।
नेपाल में, और 2023 में टाइम मैगजीन में टॉप 100 की सूची में भी ये शामिल थे। बालेंद्र बालेन शाह नाम है इनका, और जो जेनजी है वो इनके लिए कई जगहों पर ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के विरोधी ये माने जाते हैं, खुलकर इनका विरोध करते हैं। ये रैपर भी हैं और काठमांडू के मेयर जेनजी के आंदोलन के समर्थक, और एक उसमें महत्वपूर्ण चेहरा भी हैं, पेशे से सिविल इंजीनियर, रैपर भी हैं। और दूसरा एक आपको हम प्रोफाइल आज दिखाना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसको आप देखेंगे कि उनका नाम बताया जा रहा है, काफी सक्रिय वो भी रहे। अगर इस पूरे आंदोलन में जो मुख्य तौर पर चेहरे रहे हैं तो उनमें है सुदन गुरुंग, हामी नेपाल संगठन के ये लीडर है, वही हामी नेपाल जिसको माना जा रहा है जिसने पूरा ये जो आंदोलन है इसको खड़ा किया। 2015 से सक्रिय हैं, 2020 में इस हामी नेपाल का रजिस्ट्रेशन हुआ था। संगठन युवाओं में काफी लोकप्रिय है ये, और सुदन गुरुंग काफी सक्रियता के साथ आगे बढ़े हैं और इस जेन-ज़ी आंदोलन को इन्होंने ही लीड किया है। आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में रोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आशीष, बार बार आपका सिग्नल वहां से कट जा रहा है, धीरे धीरे अब शाम हो रही है। हाँ, बताइए आशीष। बिल्कुल, देखिए अंजना, देखिए यहाँ पर जो जेनजी का ये प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। आप देखिए हाथों में अभी भी जो लेकर प्रदर्शन गुस्सा है वो दिख रहा है, और हाथों में बड़ी बड़ी बंदियां और लेके किस तरीके से केपी को प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये लपटे, ये गुब्बार, धुएं के जो गुब्बार हैं ये समय समय से फट रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर आके हवाले किया गया है। और ये पूरा सिर्फ नेपाल के ही लुम्बिनी में ही नहीं, पूरे नेपाल में अलग अलग जगह पर इस तरीके की आपको गैस के गुब्बारे फटते हुए दिख रहे होंगे। और ये दिखा रहे हैं, देखिए किस लेवल पर यहाँ पर आग को हवाले किया गया। और अभी भी ये देखिए सामने लेकर आ रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अब आग के हवाले करने जा रहे हैं। और इसको ये गुस्सा है इनके अंदर का, जो सामान है यहाँ का, उस सभी को आग के हवाले कर रहे हैं। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देखिए किस कदर ये यहाँ पर जो आग के हवाले किया जा रहा है, ये गुस्सा दिखाता है इन युवाओं में। ये पूरी जो कह रहे हैं कि पूरा ये ऑफिस था, इसको तो किया ही किया, इसके साथ साथ ये जो आसपास के जो ऑफिस थे उनको भी किया गया। ये आप देखिए तस्वीरें दिखाती है किस कदर ये गुस्सा है इन लोगों का। और यही वजह है कि यहाँ सड़क से लेकर ऑफिस से लेकर कई जगह पूरे नेपाल में इस तरीके की तस्वीरें चारों तरफ से दिखाई दे रही हैं। और ये लपटे कहीं ना कहीं दूर तक अभी भी लोग रुकने का नाम, ये दूसरी तरफ भी तस्वीर आ रही है। आशीष, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। इस बीच दाईं तरफ भी आप देख रहे हैं, ये केपीएस ओली का घर बताया जा रहा है। आशीष, मैं आ रही हूँ आपके पास, ये दूसरी तरफ की तस्वीरें भी एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये केपीएस ओली प्रधानमंत्री का निवास है जिसको जनता ने आग के हवाले कर दिया है। ये जो सफेद घर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री केपीएस ओली का घर है जिसको आंदोलनकारियों ने वहां पर आग के हवाले कर दिया है। जबरदस्त गुस्सा इस वक्त नेपाली जनता में, युवाओं में, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ उनका ये सबसे बड़ा आंदोलन। और इस बीच भारत की नजर लगातार बनी हुई है। झापा में ये ओली का घर है, झापा में केपीएस ओली, प्रधानमंत्री केपीएस ओली का घर है जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। और सब कुछ सामान पहले बाहर निकाला, उसको फेंक रहे हैं, फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। अंदर आप खिड़कियों से देख रहे हैं कैसे पूरे धू कर लपटें वहां पर धधक रही हैं घर के अंदर। ये प्रधानमंत्री का झापा में उनका घर है। जी आशीष, बताइए, दिखाइए आशीष। देखिए जरा, ये देखिए आप एक तस्वीर देखिए किस कदर ऊपर से जो सामान है उसको निकालकर सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया जा रहा है। अब इसको आग के हवाले किया जाएगा। ये तस्वीरें दिखाती है गुस्सा कि सरकारी ऑफिस में चाहे कुछ भी हो, ये सीढ़ी लगाकर ऊपर की बिल्डिंगों में गए हैं और उसके बाद अभी भी आग के हवाले लगातार कर रहे हैं। क्योंकि ये दूसरा जो पार्ट था वहां पर ये आग के हवाले किया था। अब सीढ़ी लगा के प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से इस जैसे ऑफिसर्स हैं इसके कई ऑफिसों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं आपको कि जो चाहे कहीं भी किसी मंजिल पर कुछ भी हो वो उस सामान को नष्ट कर रहे हैं, उस सामान को जो सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उनकी नजर में और ये मानना है कि सरकार को उस भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। और इसी वजह से ये सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए और अभी भी लगातार आग जारी है, मतलब रुक नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शांत हो गया। अगर आप दूसरे स्पॉट पर देखेंगे तो वहां पर पाएंगे कि उस पूरे घर को आग लगा दी गई है। ये एक पूरा स्पॉट था, वहां पर आग लगा दी गई। हम आपको अगर ले चलेंगे तस्वीरों में तो वहां पर आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये पूरा जो ऑफिस था, ये इस पूरे ऑफिस के जो बैक साइड पोर्शन था यहाँ पर भी आग के हवाले किया गया है। तो ये गुस्सा वो है जो दिखाता है कि किस कदर ये गाड़ी थी यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस गाड़ी को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। और ये अभी भी आग की लपटें देखिए, ताजा ये आग, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
जो कि सिर्फ सीधे नेपाल से। और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो गुस्सा है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो दिखाया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग आप देखिए, पूरी जो बिल्डिंग में आग लगी हुई है ये ऊपर साइड में लगी हुई है, क्योंकि ये नीचे नहीं है। हमने आपको जो दिखाया था दूसरे तरफ की थी, लेकिन ये अलग दूसरे जो हाउस बने हुए हैं उसके पास की जो बिल्डिंग है उसमें आग लगाई गई है। और अभी भी देखिए कागज और वो सब निकाल कर आग लगाने का लगातार प्रयास है, क्योंकि जो गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है ना, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ काले बादल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार है। हम इस समय रिपोर्टिंग अगर कर रहे हैं तो हमें भी नहीं दिख रहा है कि आखिर इस धुएं के अलावा सिर्फ आग और धुआं ही दिखाई दे रहा है, यानी कि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कदर यहाँ पर जो हिंसा कह रहे हैं बढ़ती है पूरी तरीके से, अब प्रदर्शनकारी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरीके का, वो लगातार आवाजें आ रही हैं, लगातार दग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट हो रहे हैं पीछे से। और यही वजह है कि ये सीधे साफ तौर से कहीं ना कहीं तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरी जो गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से किया गया है। तो ये गुस्सा है, ये उनका नाराजगी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नाराजगी है। यही वो चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार उजागर हो। इसी वजह से ये सभी एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए पूरी जो बस थी, यानी कि जो इनकी, इस पर पूरी तरह आग के हवाले किया गया है। अलग अलग जो जगह हैं, अलग अलग जगह पर आग के हवाले इन सभी यूथ ने, क्योंकि अभी भी जो फाइल देखिए आप, ये अगर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे, इसमें फाइलें रखी थी, कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचार की वो फाइलें थी, ये बताया जाता है। और यही वजह है कि ये फाइलों को किस कदर आग लगा दी गई है। आप देखिए कि आप तस्वीर एक्सक्लूसिव देखिए कि नेपाल में किस कदर ये हिंसा फैली हुई है, किस कदर यहाँ पर यूथ डिस्टर्ब था, परेशान था, और इसको लेकर काफी समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अगर हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ पर इतनी कह सकते हैं कि चारों तरफ से आग ही आग है, जिससे हमें भी कभी मुश्किल हो रही है रिपोर्ट करना कि आखिर किस कदर चारों तरफ इस चीजों को, ये बड़ा देखिए जो यहाँ पर धुआं निकल रहा है, यानी इसमें आग लगाई गई और कुछ ही देर में ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो काफी सेंसिटिव जगह है, काफी चीजें हैं, इन बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े घरों को पूरे लगा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से आग लगाई गई है उसमें प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो पूरी तरीके से अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं नेपाल से, वो हम ठीक है, हम आपके पास लौट रहे हैं, आप वहां पर रहिए। आशीष, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। आपने देखा पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई है आगजनी में। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर वित्त मंत्री को पीटा है लोगों ने सड़कों पर। ऊर्जा मंत्री के घर से बरामद नोटों को उड़ाया, ऊर्जा मंत्री के घर में जितने भी पैसे थे उसको बरामद किया, उसके बाद से उसको उठाया। निजी निवास जो है केपीएस ओली का झापा का घर आप देख रहे हैं, उसको भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। पूर्व पीएम प्रचंड का घर भी जला दिया है। देखिए, जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है, जो नेता है वो सब उनके टारगेट पर है। जो प्रधानमंत्री अभी है, जो प्रधानमंत्री पहले थे, उन सब के घरों पर यह हमला, एक तरह से आंदोलनकारियों ने हमला किया है। उनका यह मानना है कि ये सब आज जिम्मेदार है जिस तरह की स्थिति आज नेपाल की है। और युवा #नेपो किड्स के साथ आज आंदोलन में उतरे। उनका ये कहना था कि ये नेता और उनके बच्चे सिर्फ पूरी मलाई खा रहे हैं और कोई भी फायदा जो है, भला जो है, वो आम आदमी का नेपाल में नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं केपीएस ओली के घर के झापा की तस्वीरें, जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो खिड़की के अंदर, और जो पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ है उनके भी घर को आग लगाई। ये उनका घर है झापा का, केपीएस ओली का। इसी के साथ साथ जो झालानाथ पूर्व प्रधानमंत्री है उनके घर की भी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। और उसी में आरोपों के मुताबिक उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की मृत्यु की खबर आ रही है। आगजनी में पूर्व पीएम की पत्नी की मृत्यु हो गई है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज क्या हालत थी। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही भयावह है। उनकी घायल पत्नी की बाद में मौत हो गई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस बीच आपको ये भी बताना जरूरी है कि बीते दिन से 22 प्रदर्शनकारियों की भी मौत इसमें हुई है। और आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी आज शिकायत जब वो निकले तो यही थी कि 18 लोगों की पुलिस की सख्ती में उनकी जो ब्रूटैलिटी है उसमें उनकी मौत हुई है। तो ये नेपाल का जन आक्रोश, जिस पर सिंहासन खाली करने का एक पूरा मंत्र इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है और इसको वो अपनी अंतिम लड़ाई बनाने के लिए आज सड़कों पर निकले हुए हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। क्या स्थिति है इस वक्त, उसके बाद चलेंगे। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वामपंथी नेता हैं।
और अरुण ग्यावाली जो कि वकील है नेपाली सुप्रीम कोर्ट के। आशीष जल्दी से एक बार बता दीजिए। अंजय, मैं आपको बताऊं कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ धुआं है। आप देखेंगे अगर मेरे पीछे साइड में आग है, वहां पर आगजनी की गई। इसके साइड में अगर आप इधर देखेंगे दूसरी साइड, वहां आगजनी की गई है। और इसके अगर मेरे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आगजनी की गई, गाड़ी को आग लगाई गई और इधर ये बिल्डिंग को आग लगाई गई। और मैं उस बीच में मौजूद, यानी आज तक वहां पर मौजूद उस ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां से आपको उस बीच के हिंसा से दिखा रहा है कि किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई है और कैसे यहाँ के बीच में लोगों को यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर किया और गुस्सा जाहिर करने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए। और यही वजह है कि ये जो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, इसके अलावा नेपाल की और जो जगह थी, उन सभी को आग के हवाले किया। अभी भी गुस्सा देखिए इनके हाथों में दिख रहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और यही वजह है कि सिर्फ आप इतने समय में अगर आपको तस्वीरें साफ नहीं दिख रही, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धुआं है, वो भी आग का। और जो बिल्कुल भी हमें अब दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर चारों तरफ आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें एकदम से वहां की हैं जहां से हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं कि आखिर किस कदर लोगों में जो गुस्सा है वो अभी भी बना हुआ है। और ना यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, ना सही से बात आप कर अपने पा रहे आप हैं, को क्योंकि सुरक्षित जो जगह पर ले जाइए और तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए। तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। अरुण ग्यावाली जी हमारे साथ वकील नेपाली सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं और साथ ही विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, ये जन आंदोलन है और देखिए आप व्यथा कि जब 2008 में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जो वामपंथी नेता सड़कों पर निकले थे, आज अगली पीढ़ी उन्हीं को कैसे खदेड़ खदेड़ के नेपाल से भगा रही है। ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए। नहीं, इसमें वामपंथ कहीं से भी पिक्चर में नहीं है। इसके अंदर आप एक चीज, दो चीजें मान करके चलिए। पहली चीज, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता हूं जिस तरीके से उन्होंने किसान बिल वापस लिए थे, जब एक आंदोलन हमारे देश में भी चला था। एक इंटेलिजेंट मूव था और वो प्रैक्टिकल था और जन भावनाओं के सम्मान में था। मैं सरकार का विरोधी हूं, प्राइम मिनिस्टर का विरोधी हूं। उन्होंने लेट लिया उस बिल को वापस 800 किसानों के मरने के बाद, लेकिन लिया। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ पे 24-25 लड़के मारे गए, इन्होंने हाई हैंडेडनेस दिखाई, जन भावनाओं को समझा नहीं। जो मैंने फोन किए नेपाल के अंदर अपने ब्यूरोक्रेट फ्रेंड। एक सेकंड में आ रही हूँ विवेक जी आपके पास, क्योंकि आपको कोई ना कोई इंडियन एंगल देखकर वहां यहाँ पर उकसाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरुण ग्यावाली जी हमारे साथ है। जो वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच में पुलिस वाले लोग हैं वो उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक समन्वय, अच्छा बताया जा रहा है कि बालेंद्र शाह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे हैं और बालेंद्र शाह की टीम है जो कि पानी वहां पर बंटवा रही है आंदोलनकारियों को। अब इसको भी कुछ देर में समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। लेकिन अरुण ग्यावाली जी, आप चूंकि वकील हैं नेपाली सुप्रीम कोर्ट के, आप बताइए हमें वहां पर क्या हो रहा है, स्थिति क्या अब नियंत्रण में आ रही है, वजह इसकी क्या है और क्या आप कोई ताकत इस पूरे आंदोलन, इस विद्रोह के पीछे देखते हैं? अरुण जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। म्यूट किया। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं आपको, हाँ सबसे पहले आप क्या समझिए कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। नेपाल में भ्रष्टाचार इतने चरम में पहुंचे कि इसकी इलाज कहाँ तक है कोई नहीं जान पाएगा। तो एक बात क्या होता है कि पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना और प्रजातंत्र विपक्षी बिना वो शोभा नहीं देता। नेपाल में विपक्षी कौन है पता लगाना मुश्किल हो गया जनता को। पहले कांग्रेस सरकार चलाता था तो केपी ओली की गवर्नमेंट विपक्षी होती थी, तो अपेक्षा होती थी कि केपी ओली शायद न्याय के लिए बोले, ये दोनों हटे तो प्रचंड आएगा बोले, वो गए तो खुदरा मुद्रा दल है वो बोले। देखिए, पैसे खाने में और भ्रष्टाचार करने में सारे दल एक जगह पहुंच गए। तो पहली कारण ये है कि हर एक पार्टी के नेताओं के पीछे लोग जो हाथ धो के पड़े हुए हैं, उसके कारण ये है कि भ्रष्टाचार का अंत तभी होगा जब जितने हैजा के बीमारी की तरफ फैले हुए नेता है इनकी उन्मूलन हो, इनकी एबोलिशन हो। हाँ, इसीलिए जनता वहां पर निकली। अरुण जी, अरुण जी, ये बालेंद्र शाह के बारे में भी थोड़ा बताएं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो बॉटल बांटते हुए वहां पर जा रहे हैं, उनके बारे में बताएं कि क्या है, मतलब उनकी क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही जैसे आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही कई लोग उनको पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्वस्फूर्त रूप से लोग पानी बांट रहे हैं। मेरे ऑफिस के नीचे आर्म पुलिस के 4 और आपके 4 आपके सिविल पुलिस के आदमी शरण लेने के लिए आए हुए थे। हेलो,
हाँ हाँ, आवाज आ रही है, पूरी करें। हाँ जी, वो शरण लेने के आए थे, इतने डरे हुए थे वो लोग कि कह रहे थे कि हमको आप सिविलियन का कपड़ा दे दीजिए, हमारा हथियार लीजिए, कपड़ा हमारी पुलिस का हम कपड़ा हटाना चाहते हैं। हम लोगों ने इतने हमने उनकी वो बोला कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग उनका नहीं किया, क्योंकि किसी की पीड़ा में वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये अमानवीय होगा। बिल्कुल। हमने उनको अच्छी तरह से रखा, अपने ऑफिस से कपड़े दिए, लेडीज लोग का कपड़ा मंगाया, कपड़ा दिया। वो बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो नीचे तबके के आदमी हैं, हम लोग ये करना नहीं चाहते थे, जिन्होंने किया उन्होंने किया। तो देखिए हर आदमी नेपाली है, हर आदमी एक आदमी दूसरे एक आदमी को मारना नहीं चाहता। कल का घटना क्यों हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली की अकर्मण्यता के कारण से हुआ है, उसके अहंकार के कारण से हुआ है, जिसका नतीजा देश यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और ये आंदोलन में मैडम एक बात आप नोट कीजिएगा, 28 साल से ऊपर का आदमी को नहीं लिया गया है। उसका कारण ये है कि 28 साल से नीचे का आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी में अलायंस नहीं हुआ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दास नहीं हुआ है, उसका विवेक स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र विवेक वाला आदमी ही आपका आंदोलन कर सकता है, इसीलिए आंदोलन इस चरम में आया हुआ है। और हम बोले ना, बहुत दुखद है, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता हिंसा हो, क्योंकि हिंसा जब हो तो फिर परिस्थिति बहुत खराब होती है। और अपने ही जो राष्ट्रीय धरोहर है, अपनी संसद है, अपना राष्ट्रपति भवन है, लेकिन इतना गुस्सा था। और बीते दिन आप सोचिए कि 18-22 युवाओं की वहां पर मृत्यु हो गई, मतलब उससे ये और भी एक तरह से धधक गई है आग। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास अरुण जी तुरंत। हर्षवर्धन जी, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? ठीक है अंजना जी, मुझे लगता है कि नेपाल में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने जनता का भरोसा खोया है, ये उसकी परिणति है। तो सोशल मीडिया बैन लगाकर जो राजवंश चल रहा था उसको आपने हटाया, फिर नेताओं का राजवंश जो भ्रष्टाचार था, यहाँ एक उम्मीद की किरण के तौर पर बालेन शाह है। इसको वहां के जो आंदोलनकारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो भी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो भी पारंपरिक नेता लोग हैं, उन पर रंच मात्र भरोसा नहीं। और पिछले कुछ वर्षों में, और ये बिना किसी संकोच के बहुत अच्छी बात अभी उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत जरूरी होता है। कमाल की बात यह कि वहां सारी पार्टियां सत्ता सुख लेने के लिए एक दूसरे के साथ मिल गई, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उन्होंने छिपाने की कोशिश की, और उसका गुस्सा जनता जब दिखाने लगी सोशल मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने बैन कर दिया। मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका और चाइना का प्ले ग्राउंड बना, राजशाही खत्म होने के बाद से जो भारत से एक तरह से कहें कि थोड़ा सा रिश्ता भी कमजोर सा हुआ, उसका भी एक दुष्परिणाम दिखा। और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वहां हावी हुई, उसका भी फर्क दिखा, अंतर दिखा। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो नौजवानों को अब सोचना चाहिए, देश उनका है, संपत्ति उनकी है, बचाना उनको है। और अगर कोई सोल्यूशन भी चाहिए ना, तो आपको 28 साल तक के लोग आंदोलन के लिए तो चलेंगे, लेकिन देश चलाना है तो सबको साथ लेकर चलना। लेकिन जो तस्वीर है बहुत चिंताजनक है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने किया है। लेकिन भारी नुकसान, क्योंकि 22 युवा प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए हैं। इधर एक पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी की भी मृत्यु की खबर आ रही है। ये हिंसा फिलहाल रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नजर हमारी बनी हुई है, भारत भी सतर्क है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।